क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर स्टूडेंट। ये मैंने यहाँ 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक एक को फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। यदि y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इफ y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, प्रूव दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, प्रूफ करने का क्वेश्चन है ये। इसको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास y की वैल्यू दे रखी है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, बीच में प्लस है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। तो चलो एक लाइन लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ए साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा और इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। बीच में प्लस है ना, ये दो फंक्शन हो गए, एक ही है एक ही है। इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये। अब कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर लिख लीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है कॉस एक्स, प्लस बी कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स। तो इस प्लस की जगह मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, बी साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। या आप देखिए कि हमको क्या चाहिए, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन। तो एक बार तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन, अब दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब दूसरी बार करूंगा तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? आप देखिए, डी वाई डी एक्स ए कॉस एक्स माइनस डी वाई डी एक्स बी साइन एक्स। ठीक हो गया। इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन है बीच में, माइनस इसका डिफरेंशिएशन। अब एक कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू ए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, तो माइनस लगा दीजिए, माइनस साइन एक्स माइनस बी बाहर लिख लीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या क्या आया? मेरे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी आ गया और वाई भी आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं वैल्यू रखूंगा, वह राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो यहां मैं लिख लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष क्या है? डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है ना। और एक तरीका और भी है, चलो वो भी बता दूंगा, पहले ये कर लीजिए, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब वैल्यू रख लीजिए, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास? माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस वाई। वाई की वैल्यू ये है, ये दी हुई है, तो मैं रख लेता हूं ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो कितना हुआ ये? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये हो गया 0। ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, ये हो गया 0। तो हो गया प्रूफ, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया प्रूव्ड। सॉरी, एक तरीका तो ये है, ऐसा ही करना था क्वेश्चन। या दूसरा तरीका ये है, एक दूसरे तरीके से मैं कर रहा हूं। आप देखिए कि मेरे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकला हुआ है। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या निकला हुआ है? डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स है। ये मैं क्या कर देता हूं, मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं। दिस इंप्लाइज दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस साइन कॉमन आ गया तो ये हो गया
माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है ना। और ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स कितना है, वाई है, तो इसकी जगह मैं वाई रख लेता हूं। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। तो इसका मतलब हुआ माइनस वाई यहाँ के प्लस हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। प्रूव्ड हो गया सत्यापित। ये तो सत्य, ये तो सिद्ध करना था। तो जो तरीका उचित है, जो आपको आसान लगे, उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। और आपने जो भी मेथड से किया होगा, इससे या दूसरे से, इससे या इससे पहले जो मैंने किया, दोनों आपके सही है। ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। आप देखिए, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन में जितना शॉर्ट आप क्वेश्चन को कर सकें, जितना छोटा से छोटा आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कर सकें, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इफ़ x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 80 टू द पावर 4, तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। एक्स की वैल्यू दे रखे, वाई दे रखे, तो क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ देखिए कि x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 80 टू द पावर 4। अब इस प्रकार का डिफरेंशिएशन निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है। y x का सीधा फंक्शन नहीं है, y इज नॉट डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ x। तो x किसका फंक्शन है, t का, y किसका फंक्शन है, t का। निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसी स्थिति को इसको बोलते हैं प्राचल। ठीक है, प्राचलिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। इनका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है कि x इज इक्वल टू, चलो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू है 280 स्क्वायर, तो मैं निकाल लेता हूं dx बाई डी टी। dx बाई डी टी करूंगा तो 2a तो कांस्टेंट है, तो 2a इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए t के रिस्पेक्ट में, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा, तो 2t आ गया, तो ये बन गया 4at। ठीक है। y क्या है, y इज इक्वल टू a टी टू द पावर 4। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, t टू द पावर 4 का करिए, t टू द पावर 4 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, t टू द पावर 4 का t के रिस्पेक्ट में, 4 पहले आ जाएगा, 4 और एक पावर कम हो जाए टी क्यूब। ठीक है। टी टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हुआ 4t क्यूब, तो ये हमारे पास क्या हो गया 4at क्यूब। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, डी वाई बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख दिया मैंने, डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये डी टी ऊपर चला जाए गुणा में, या डी टी से डी टी कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स ही बनेगा। इस रूप में लिखना है ये। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी कितना है 4at क्यूब, 4at क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी कितना है, डी एक्स बाई डी टी है 4at स्क्वायर, 4at स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a से 4a कट गया, 4a से 4a कटेगा, टी स्क्वायर से टी टू द पावर क्यूब,
तो आप जानते हैं कि टी क्यूब में टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, टी आएगा। ये ठीक है, हमने 280 480। एक बार मैं जरा क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन यही है ना, 280 स्क्वायर वाई कितना है, 8 है। तो 480, ओके, ये मैंने गलत लिख दिया है। dx/dt जो है, dx/dt की वैल्यू 480 है। इसको देखिए, 4a से 4a कट गया, ठीक है। ये टी स्क्वायर नहीं बल्कि क्या है, टी है। तो कितना हो जाएगा, टी गुणा टी गुणा टी, टी से टी कट गया तो ये हो गया टी स्क्वायर। तो ये कितना बन गया यहाँ पर, ये आ गया मेरे पास टी स्क्वायर। dy/dx की वैल्यू कितना हो गया, टी स्क्वायर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। आइए, तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये प्राचलिक फॉर्म बोलते हैं इसको, पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 36 dx, ये क्वेश्चन एक्चुअली किस रूप का है आप जानते हैं। एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि dx/x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो dx/x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, dx डिवाइडेड बाय x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ, dx यहाँ लिया है, dx/x² प्लस 21 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो इसका और इसका कंपैरिजन करिए, इसके और इसकी तुलना करिए, x² 6² a की जगह पे 6 है, a की जगह पे क्या है 6 है। तो फॉर्मूले में भाई x² की जगह तो x² ही है, पर a² की जगह 6² है। तो a की जगह 6 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ मैं क्या कर दूंगा, 6 कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1/a, a की जगह यहाँ पर 6 है, 1/6 tan इनवर्स x/a, a की जगह क्या है 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको तो लगाते हैं ना, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है, तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता ही है। ठीक हो गया। तो चलिए और भी मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अवकल समीकरण dy/dx इज इक्वल टू e⁻x - y का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 7 भी है, मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ लिख लिए हैं। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx इज इक्वल टू e⁻x - y। डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स जिसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर हो, dy/dx इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करना है, आइए देखिए। मैं इसको लिख सकता हूँ कि dy/dx इज इक्वल टू e⁻x इंटू e⁻−y। बीच में मल्टीप्लाई है, तो जब मैं इनको एक साथ जोड़ दूंगा, एक साथ ले आऊँगा, तो e⁻x - y हो जाएगा ये। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि e⁻−y को यहाँ ले आता हूँ और इस dx को यहाँ ले लेता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज दैट
डी वाई बाई, ये तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई आप यहां कर लीजिए। तो e टू द पावर माइनस वाई जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया e टू द पावर माइनस वाई, डिनोमिनेटर में हर से अंश में चला जाएगा, e टू द पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x डी एक्स। सॉरी, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, नीचे पावर माइनस में है ना, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अभी क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल, चरों का पृथक्करण, वाई वाई एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ हो गया, चरों का पृथक्करण, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब इसका इंटीग्रेशन अलग करते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इसका भी इंटीग्रेशन करिए, इसका भी कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन e टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर वाई का y के रिस्पेक्ट में e टू द पावर वाई, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x, तो e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में e टू द पावर y, ठीक है ना, इज इक्वल टू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c, जहां c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, समाकलन स्थिरांक है। तो ये आ गया सॉल्यूशन, व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि जहां c होगा इसको बोलेंगे व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि c की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। यदि c की वैल्यू मालूम चला जाए, मालूम हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल, ठीक हो गया, ये हो गया। इसको आप चाहो तो इसको पहले ले लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं कि e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू c, या इसको आप यहाँ भी ले सकते हैं, इसको यहाँ ले लीजिए, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू c, डिफरेंट रूप में, जैसे चाहे आप इसको ऐसा लिखिए, जैसा चाहे वैसा लिखिए, ठीक है। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y, ठीक है, इज इक्वल टू c1, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जैसे चाहो वैसा लिखो, ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अवकल समीकरणों को सॉल्व करने का क्वेश्चन है, चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, चरों का पृथक्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझिए। अब जो बच्चे 12th में अब आने वाले हैं उनके लिए नेक्स्ट ईयर का जो बोर्ड होगा उनके लिए पेपर बड़ा काम का होगा, और जिन स्टूडेंट ने अभी पेपर दिया है 4 मार्च को, वो भी इसको देख करके अपना अंदाज लगा लेंगे, ठीक है। पर मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया हो, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। यार कोई क्वेश्चन आप पेपर कर रहे हैं यार, कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें क्या परेशानी की बात है, ये तो होता है। कोई भी जब पेपर सॉल्व करता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पेपर हो जाएगा, कुछ कर भी लेते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं पूरा पेपर, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे के पेपर पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखता हूँ। इसको देखिए, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x i प्लस जे प्लस के एक मात्रक सदिश है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x i प्लस जे प्लस के इज ए यूनिट वेक्टर।
हमको दिया हुआ है कि एक्स आई प्लस जे प्लस के क्या है, मात्रक सदिश है। दिस इज एन यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन है, मात्रक सदिश की क्या परिभाषा है। मात्रक सदिश मतलब जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, यूनिटी 1 हो। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो दिया हुआ ये यूनिट वेक्टर है, ये मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। दिस इज यूनिट वेक्टर, यह मात्रक सदिश है। दिस इज गिवन दैट दिस इज एन यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि इसका मैं मैग्नीट्यूड यदि करूंगा, इसका मैं परिमाण यदि निकालूंगा तो हो जाएगा 1। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, परिमाण 1, क्योंकि मात्रक सदिश है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, x की गुणा कर लीजिए, एक्स आई एक्स जे एक्स के इज इक्वल टू 1, एक्स की गुणा कर दी तीनों जगह। अब ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण किसी वेक्टर का कैसे निकलता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, के का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आया मैग्नीट्यूड, ये आया परिमाण। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब कितना होगा डियर स्टूडेंट, आप इसको लिखेंगे अलग अलग, 3, ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। मैं इसको यदि बाहर ले लूंगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो होगा। या एक तरीका और आपको बताता हूं, और सिंपल सा, ऐसा मैं करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि दोनों तरफ का वर्ग कर लेता हूं, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, वर्ग करता हूं। तो जब वर्ग करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर कितना हो गया 1, इसका वर्ग किया तो वर्ग किया तो 3x स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 1, तो x स्क्वायर हो जाएगा 1/3। और जब x स्क्वायर 1/3 हो गया तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक्स स्क्वायर 1/3 है तो x कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हुआ और 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होनी थी, प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में इस क्वेश्चन को सॉल्व होना है। चलिए मैं आगे चलता हूं, आप देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसको भी आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यही मैं इसका सॉल्यूशन कर लेता हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, दो बिंदुओं 2, 3, -4 वो 1, 3, -2 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए।
ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ठीक है, इसको मिलाने वाली रेखा बोलो, रेखाखंड बोलो, ठीक है ना, उसके दिक् अनुपात चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 3 -4 1 3 -2। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यदि माना एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, और मैंने ए को बी से ज्वाइन किया, ए को मैंने किससे मिला दिया, बी से मिला दिया, तो ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, ए बी के दिक् अनुपात कैसे निकलेंगे, इसमें से इसको घटाइए, तो x2 माइनस x1, इसमें से माइनस, कॉमा y2 माइनस y1, कॉमा z2 माइनस z1, ये हो जाएंगे। ठीक हो गया, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, क्या निकल रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात निकल रहे हैं, दिक् अनुपात। तो वैसे ये है x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां फिट करता हूं इन दो बिंदुओं को। एक बिंदु हमारे पास क्या है, 2 3 -4, और दूसरा बिंदु है 1 3 -2। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 2 3 -4 व 1 3 -2 को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड बोल सकते हैं आप, रेखा के दिक् अनुपात। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करिए 1 -2, कॉमा इसमें से इसको माइनस करिए 3 -3, कॉमा इसमें से इसको माइनस करिए -2 -4, ये हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इसमें से माइनस करेंगे -1, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 0, और यहां देखिए -2 और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर माइनस माइनस का प्लस, तो हो जाएगा -2 + 4, -2 माइनस माइनस प्लस, -2 + 4 कितना हो गया, +2। तो ये हो गया इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, इस रेखा के दिक् अनुपात हो गई, ये आ गया। इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात ऐसे दिए जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के तो 10 पार्ट्स थे, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, इसका मैंने ग्राफ भी यहां पर बनाया है। fx = cos इनवर्स x, x बिलोंग्स टू -1/√2 to 1/√2 का आलेख खींचिए, इस फलन fx का परिसर भी लिखिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, आल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस, आल्सो राइट द रेंज ऑफ द फंक्शन fx। ध्यान से देखिए, यदि फंक्शन तो है ये ऐसा, fx = cos इनवर्स x है फंक्शन, पर यदि ऐसा होता
कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। आप जानते हैं कि cos इनवर्स x का ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है, मुख्य शाखा मान, और cos का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम -1। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में, 0 हो चाहे पाई हो, चाहे 0 से पाई के बीच में, ठीक है, 0 से पाई के बीच में cos अपनी सब वैल्यू ले लेता है +1 से -1। cos की वैल्यू न तो +1 से बड़ी होती है न -1 से छोटी होती है। +1 होता है कब? 0 पे, cos 0 1। ठीक है, ठीक है। -1 कब होता है? cos पाई -1। ठीक है ना, समझ में आया? तो यदि ऐसा होता क्वेश्चन कि f(x) = cos इनवर्स x, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो इसका ग्राफ बनता ऐसा। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग मैंने ये वाले पॉइंट लिए हुए हैं। ठीक है ना, ये डोमेन हो गया ना एक प्रकार का, और ये रेंज हो गया ना, ये परिसर हो गया, ये प्रांत हो गया। ठीक हो गया, प्रांत को मैंने लिया x एक्सिस में, ये x की वैल्यूज ये मैंने कहां ले ली? x एक्सिस में। और जो ये f(x) है इसको चाहे मैं y कहूं, इसको मैं y भी कह सकता हूं, इसकी वैल्यू ली मैंने यहां। तो 0 से पाई, यहां पर 0 है, इस f(x) की वैल्यू, या मैं इसको y कहूं तो y यहां पर 0 है, यहां पर कितना है? पाई है। ठीक है, तो जब cos पाई करूंगा, y पाई पर cos पाई करूंगा तो ये बन जाएगा -1, ये। ठीक है ना, ठीक है ना, तो पॉइंट कहां जाएगा? cos पाई कहां? -1, ये -1 ये हुआ ना, और पाई ये है, तो ये इसका पहला पॉइंट यहां आप समझिए। आया समझ में? ठीक है ना, कौन सा पॉइंट हो रहा है ये? कौन सा पॉइंट हो रहा है ये? -1 और पाई का। ठीक है ना, यहां पर ऐसा भी लिखा जा सकता है -1, पाई, क्योंकि पाई ये है, ये -1 है, यहां पहुंच गए पॉइंट। दूसरा आप देखिए कि जब y 0 है, y का मान 0 मतलब यहां पर, जब y 0 है तो x cos 0 कितना? तो 1, तो x आपका 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1,0। ठीक है, और 0 से पाई, आप देखिए इसका हाफ होगा π/2, और cos π/2 क्या होता है? 0, cos π/2 0, तो x की वैल्यू वहां पर 0, ये है π/2 का पॉइंट, π/2 यहां पर होगा। ठीक है ना, तो ये 0, π/2 हो गया। तो ग्राफ आपका ऐसा आएगा, किसका? इसका बोल रहा हूं मैं, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना, इसका ग्राफ इस रूप में आएगा। ठीक है, डियर स्टूडेंट। अब एक्चुअली क्वेश्चन हमारा ये है, इस x ने यदि x बिलोंग्स टू ये होता तो ये ग्राफ हो गया था, इसी को मैं ठीक कर लेता, ये मेरा ग्राफ आ गया था। परंतु यहां पर क्या कह रहे हैं कि f(x) = cos इनवर्स x, जहां x बिलोंग्स टू -1/√2, 1/√2। क्लियर हो गया? अब देखो, आप एक चीज देखिए कि cos की वैल्यू कितने एंगल पर 1/√2 होती है? आप जानते हैं cos π/4 = 1/√2, या मैं ऐसा कहूं, इसको ज्यादा बढ़िया लिखना ये है कि cos इनवर्स 1/√2 = π/4। ठीक है, और cos इनवर्स -1/√2 होगा 3π/4। ठीक है ना, cos 3π/4 कितना होगा? आप देखो, cos 3π/4 होगा cos π/2 + π/4, तो cos π/2 + π/4 कितना हो गया? -sin π/4,
और साइन पाई बाई 4 कितना हुआ 1/√2, तो यही बन गया -1/√2, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स 1/√2 कितना हो गया 3π/4। अब ये जो है पॉइंट π/4 और 3π/4 ये तो y एक्सिस पे है, तो π/4 कहां पर होगा, देखो ये 0 से π/2 है ना, यहां से यहां तक π/2 है, उसका मैंने आधा किया तो पॉइंट आ गया π/4 का, π/4। और x एक्सिस पे कितना जाना है 1/√2, इतना x एक्सिस पे जाना है, ठीक है। तो मैं इसको यदि आगे बढ़ा दूं यहां ऐसे, तो यहां जो पॉइंट में यदि इसको नीचे डाउन करता हूं तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1/2 से बड़ा ही होगा लगभग, ठीक है, +1/2 ये, ठीक है ना। ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाना है, लगभग ग्राफ होता है, एकदम एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है ना, लगभग ग्राफ होता है ये। आया समझ में। यहां पर π/4 ये मतलब 1/√2, कॉस इनवर्स की वैल्यू 1/√2 आई, कॉस के कितने एंगल पर वैल्यू 1/√2 आएगी, तो π/4 आएगी, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट हो गया, इस कर्व पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ग्राफ पे ये वाला पॉइंट है। और -1/√2 3π/4, 3π/4 कहाँ है ये π/2, अब इसका आधा करो तो ये π/2 हुआ, इसका और आधा करो तो π/4, तो π/2 प्लस π/4 कितना होगा 3π/4। ये इससे मैं यहां आया ऐसे, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये -1/√2 का पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं कि -1/√2 3π/4। तो एक्चुअली इसका जो ग्राफ है वो कहां से कहां आया, यहां से लेकर के यहां तक। तो इसको मैं थिक कर लेता हूं डियर स्टूडेंट ऐसे, ये है वो ग्राफ जो आपको पूछा गया है इस पेपर में, ये वाला ग्राफ है एक्चुअली वो, ये यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना। ये है ग्राफ, आप कह सकते हैं कि ए है और ये क्या है बी है, तो ये ए बी ग्राफ है जो ये पूछा गया है हमको। f(x) = cos इनवर्स x बिलोंग्स टू -1/√2 का आलेख खींचिए, ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ एक्चुअली इसका ये है, ठीक है, ग्राफ खींचिए। उसके बाद क्या करें, इस फलन f(x) का परिसर भी लिखिए। जैसे इसका परिसर क्या है 0 to π है, इसका परिसर क्या है 0 to π है, मतलब इसके लिए मैं कह रहा हूं इस cos इनवर्स x के लिए इसका परिसर ये है। तो इसका परिसर क्या है, इसका वही तो एंगल में आएगा ना, cos इनवर्स x ये तो एंगल में आएगा। जब x बिलोंग्स टू ये है, x की एक वैल्यू ये है, x की एक वैल्यू ये है, ठीक है, x की ये वैल्यू कब है π/4 पर है। यहां पर मैं कह सकता हूं 1/√2 π/4, ठीक है। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं f(x) का परिसर रेंज ऑफ f(x) की रेंज, एक तो π/4 है और दूसरा कहां पर है -1/√2 cos की वैल्यू किस एंगल पर आएगी 3π/4 पर आएगी। तो ये हो गया, आप ये समझिए कि π/4 से 3π/4, π/4 से 3π/4 इसकी रेंज हो जाएगी। फलन का परिसर भी लिखिए, ये आ गया परिसर π/4 3π/4, ठीक है। cos π/4
1/√2 cos 3π/4 -1/√2। बाकी पॉइंट जो सब आ रहे हैं ये वो सब इसके बीच आ जाएंगे, इसके बीच के सारे मान आएंगे। आ रहा समझ में? ठीक है, ठीक है। कहीं पर जीरो भी आएगा तो यहां आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक है ना? तो ये बन गया परिसर। इस रूप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। ये वृत्त है, माना उसकी त्रिज्या r है, तो त्रिज्या में परिवर्तन होगा, रेडियस में चेंज होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल में भी चेंज होगा। रेडियस बढ़ेगी तो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, रेडियस घटेगी तो इसका क्षेत्रफल घटेगा। ठीक है, बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी बढ़ता रहेगा। त्रिज्या यहां पहुंच गई तो ये इतना हो जाएगा, और यहां पहुंच गई तो ये इतना हो गया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या r है। लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल बी r। इसकी रेडियस मैंने r मान ली, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ दिस सर्किल, एरिया होता है वृत्त का πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से, ठीक है, फाइंड द रेट। जब केवल रेट लिखा हो, जब केवल दर लिखी हो, तो इसका मतलब समय के सापेक्ष अवकलन करना है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? किस दर से मतलब समय के सापेक्ष क्षेत्रफल के बढ़ने की दर। इसका मतलब इस एरिया का अवकलन, इस एरिया का डिफरेंशिएशन, इस क्षेत्र का, इस क्षेत्रफल का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। किस दर, दर बोल रहा है इंग्लिश में। फाइंड द रेट, रेट जब बोल रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो dA/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो dA/dt πr², तो पाई बाहर आ गया, पाई d/dt r², तो पाई इंटू r² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, r² का डिफरेंशिएशन 2r, पर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान दीजिए आप, r² का डिफरेंशिएशन 2r, पर यदि केवल यदि r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता तो इतना ही हो गया था ये, पर हमको तो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो r² का 2r, अब r का भी होगा t के रिस्पेक्ट में इंटू dr/dt। ठीक हो गया। अब कितना हुआ ये? dA/dt इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए आप, और हमें क्या क्या दिया हुआ है ये मैं पहले लिख लेता हूं, तब इसको निकालता हूं। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दिया हुआ है dr/dt। दूसरा क्या दिया हुआ है? व्हेन द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, जबकि त्रिज्या कितनी हो? 12 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो जब ये सब दिया हुआ है तो d/dt निकल जाएगा, dA/dt। ये देख रहे हैं ना आप, त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर त्रिज्या प्रति सेकेंड, तो dr/dt है, एक्चुअली dr/dt है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अच्छा, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो वैल्यू रखिए पाई इंटू 2 इंटू आर कितना है 12 है, इंटू डी आर बाई डी टी है 3, तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा 12 36 दूने 72, 72 पाई, ठीक है 72 पाई। देखो ये एरिया है, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 72 पाई ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक लाइन में उत्तर लिखा जा सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख देंगे आप, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस 12 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग विद द रेट 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आगे समझ में, ऐसा करना है। ठीक, चलिए और क्वेश्चन देखेंगे, आइए।